केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास। कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमिना। मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वर्ड के ऊपर ही फोकस करते हैं तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। नंबर वन इज इलेक्ट्रो एंड नंबर टू इज द केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और केमिस्ट्री जो है वो केमिकल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, कहता है कि हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल फिनोमिना में रिलेशन कायम किया जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी ये लिखी हुई है। कहता है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी इनटू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री। बच्चे अगर आप लोग फोकस करें ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसके इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पे मतलब होगा कि आपने बिजली वगैरह जो है ना या बैटरी वो आप लोगों ने सप्लाई करके दे के केमिकल एनर्जी हासिल करनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन आप लोगों ने खुद से उसको बिजली वगैरह प्रोवाइड की। केमिकल एनर्जी मीन मतलब आपने कोई ना कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा दिया। तो बच्चे अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर मतलब खुद से बिजली वगैरह प्रोवाइड करके कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है केमिकल एनर्जी के अंदर। और दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग केमिकल एनर्जी मतलब कोई एक रिएक्शन को करवा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन से एक बिजली हासिल करने का अमल कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग दोनों टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। दो तरह के हमारे पास सेल होंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा और एक हमारे पास गैल्वेनिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खुद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और उससे कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा देंगे, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो जाएगा। और अगर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे और उससे हमें बिजली हासिल होना शुरू हो जाएगी तो उसको हम लोग गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। खैर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये बनी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटरकन्वर्जन को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। फिर कहते हैं कि ये खुद ब खुद नहीं हो जाता, हम लोग इसके लिए कोई ना कोई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कि द डिवाइस विच आर यूज फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दूसरा हमारे पास गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल होगा। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसका क्या काम होता है कि इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब हम लोग यहाँ पे बिजली दे के कोई ना कोई रिएक्शंस करवा देंगे। जबकि दूसरा हमारे पास गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल है, इसके अंदर क्या होगा कि इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हम लोग एक केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएंगे और उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड होने के नतीजे में जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं, वन इज इलेक्ट्रोलिटिक एंड सेकंड वन इज गैल्वेनिक। अब इनके अंदर डिटेल डिफरेंस क्या होता है वो इंशाल्लाह जब टॉपिक्स आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इनको हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो यहाँ तक कोई इशू है तो पूछें, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? नो सर, क्लियर है। यस सर। अब नेक्स्ट देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चे सबसे पहले अगर आपने इस यूनिट को समझना है ना तो इन चार टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। What is oxidation? What is reduction? What is oxidizing agent? What is reducing agent? What is oxidation potential? What is reduction potential? इन टर्मिनोलॉजीज का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करें, मतलब जो आप लोगों ने नाइन्थ के अंदर पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 7 में, तो हम लोग इसको तीन तरह से डिफाइन करते हैं। एक ऑक्सीजन के हिसाब से डिफाइन करते हैं,
दूसरा हाइड्रोजन के हिसाब से डिफाइन करते हैं और तीसरा हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो है वो डिफाइन करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन के ऊपर देखा जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और अगर रिडक्शन को देखा जाए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। दूसरी बात हमारे पास है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हम लोग तीसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखते हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। बच्चे इनको याद किस तरह से रखना है? अगर आप लोग बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है ना, वहाँ वहाँ पे उसने वर्ड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया हुआ है। कभी फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर? यहाँ पे हम यस। लोग ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या रेस्पिरेटरी जो हमारे पास चेन होती है, इनको जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, अगर आप लोग लाइंस के ऊपर फोकस करें तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, वहाँ वहाँ पे ही उसने हाइड्रोजन का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों का कंसेप्ट हमारे पास एक ही होता है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन को अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखें, मतलब ऑक्सीजन के हिसाब से डेफिनेशन करें, तो ऑक्सीडेशन मीन टू से ऑक्सी स्टैंड फॉर, हमारे पास हम लोग ऑक्सीजन कह सकते हैं, और एडिशन का मतलब कि हमारे पास एडिशन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन होगी। अब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को किस तरह से याद रख सकते हैं? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा जर्क। जर्क का मतलब होता है हमारे पास झटका, इसको कहा जाता है। शार्क एब्जॉर्बर के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट है 10th क्लास केमिस्ट्री फिजिक्स का, वहाँ पे शार्क एब्जॉर्बर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वर्ड चेंज इन इस्तेमाल। एक्सेलरेशन को भी जर्क कहते हैं। जी, चेंज इन एक्सेलरेशन को भी जर्क कहते हैं। चेंज इन एक्सलरेशन। हाँ, मैं तो यही समझता रहा कि एक्सलरेशन लास्ट टर्म है। मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सलरेशन है, और एक्सलरेशन पे मेरी सुई ख़त्म हो जाती थी। खैर, जज़ाकल्लाह फॉर दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, मुझे वाकई अभी पता लगा है। खैर, मैं ना इसे इस तरह से याद रखता था जर्क को, GERC। ये भी हमारे पास ना जर्क की ही आवाज़ है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे बच्चे अजान हो रही है, अजान के बाद हम लोग करते हैं इसे। ठीक, जर्क की मैं आपको जर्क के बारे में बताने लगा था। GERC, हेयर G स्टैंड फॉर गेन, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, R स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड C स्टैंड फॉर कैथोड। बच्चे याद रखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इट ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि जब चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे आपके पास हो गैल्वेनिक सेल, हर केस में जो रिडक्शन होगी वो कैथोड के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। ये फैक्ट है, इसे अच्छे से आप लोगों ने जो है वो दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या आपके पास हो गैल्वेनिक ये सेल। कर दें, जी जी, एक वर्ड साइन रिपीट कर दें, GERC का क्या मतलब है वो? G stand for gain, E stand for electron, R stand for reduction and C stand for cathode। मतलब gain of electron is called a reduction and it always occurs at cathode। चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, हर केस में जो रिडक्शन होगी वो कैथोड के ऊपर ही होगी। तो आपको इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होगी वही हाइड्रोजन की है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और इसका जो उलट होगा वो आपके पास ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट। अब ये जो इसने लिख दिया है ना कि इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इसी तरह से डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चे इन दोनों लाइंस का ना एक ही मतलब है, और यही आपकी बुनियाद बनाएगा इस यूनिट के अंदर।
एक बात याद रखिएगा कि आपके पास एक तरफ है रिएक्टेंट, लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन ए है, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव बनता है। बच्चे याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी ना, तो वहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, और जहाँ पर भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रिडक्शन है। हम लोग अभी इनके बाद रूल्स भी देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के। जो हमारे पास फ्री एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमारे पास जीरो होती है। लाइक यहाँ पे ए के ऑक्सीडेशन भी स्टेट भी जीरो है, और बी के ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास है वो जीरो है। जबकि प्रोडक्ट साइड पे ए के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बी के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। मैंने अभी बात की कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास रिडक्शन हो रही है। तो आप लोग यहाँ से बताएं कि ए की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन। ए 0 से +1 में जा रहा है, मीन से यहाँ पे ए की ऑक्सीडेशन है, और बी 0 से -1 में जा रहा है, मतलब बी की क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन। तो बी की यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक रिएक्टेंट है ए -4 है, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनाता है A-2, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ, अब देखें ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। -4 छोटा नंबर होता है या बड़ा नंबर होता है -2 से। छोटा। -4 जो है वो एक छोटा नंबर है, और -2 जो है वो बड़ा नंबर है। मतलब सिंपल सी बात है कि नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो हकीकत में छोटी होती है। तो -4 एक छोटा नंबर है और -2 बड़ा नंबर, मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुई है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ये आप लोगों को ऑक्सीडेशन का पॉइंट क्लियर हो चुका है। ये यस सर। बेसिक है पूरे यूनिट, इसी के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट बेस करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा है, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज होता है, लाइक मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास A+1 है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरे पास A+2 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल जो बात है ना वो याद रखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए तो रिडक्शन है। बाकी जिस तरह से मर्जी लाइंस बनाते रहें, लाइक इन दोनों लाइंस का आप लोग मतलब समझें कि ये +1 से +2 गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और अगर डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब A+2 से वो A+1 में जा रहा है, तो मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो हम लोग बोलते हैं कि ये रिडक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, उसने कहा कि डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जो आपके पीछे एग्जांपल दी थी कि अगर A-4 से A-2 हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है सर। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास ऑक्सीडेशन है। मतलब उसने पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस बना दिया है। हकीकत में कॉन्सेप्ट वही है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वो हमारे पास रिडक्शन होती है। अब यहाँ पे A-2 से A-4 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। डिक्रीज। डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिडक्शन है। अच्छा, इसको दूसरे अल्फाज में समझें। A-2 का मतलब कि ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ज्यादा। ज्यादा है। हाँ, A-2 का मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, और प्रोडक्ट बन रहा कैसे? है A-4। किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है।
जैसे हम लोग कहते हैं कि Cl नेगेटिव। क्लोरीन अगर न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको A-2 का मतलब कि ए के ऊपर अगर -2 है तो इसका मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। और जो ये प्रोडक्ट बना रहा है वो है A-4, मतलब ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास जो रिएक्टेंट है ना A-2, इसने लाजमी तौर पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसी वजह से आपके पास A-4 बना है, इसी वजह से जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन इजाफी हुए। इसका मतलब आप लोगों के रिएक्टेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है हमारे पास? रिडक्शन कहलाता है। ये सारे के सारे हैं कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ, वो सिर्फ ये याद रख लें कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो हमारे पास रिडक्शन कहलाती है। इज इट क्लियर? यस सर। चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा? लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास है MgCl2 है, और आप लोग इसके अंदर क्या कर देते हैं? क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है ना क्लोरीन, आपने इसके अंदर ऐड कर दिया तो आपके पास बन गया MgCl4। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पे देखें कि एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, दो क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज है। Mg के ऊपर यहाँ पे चार्ज किया था हमारे पास +2 आ जाएगा अगर आपने इस स्पीशी को न्यूट्रल करना होता है। तो रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज किया हमारे पास +2। अगर आप लोग प्रोडक्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चूंकि 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर होता है -2 चार्ज, और सॉरी -1 चार्ज। अगर 4 क्लोरीन है तो इनके ऊपर होगा -4। और मैग्नीशियम के ऊपर आपके पास क्या चार्ज आ जाएगा? +4। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में था +2, प्रोडक्ट में कहाँ पे चला गया? +4 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास इंक्रीज हो गई। जब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो इसका मतलब कि ये आपके पास क्या हो चुकी है? ऑक्सीडेशन हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैंने अब जितनी भी डेफिनेशंस लिखनी है ना आगे, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कर दें या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर दें, ये सारी की सारी बुनियादी तौर पे एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती हुई लाइंस हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि आपको रिएक्टेंट्स भी दिए जाएंगे, प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे, आपने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख के आप लोग बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है या किसी भी चीज़ की जब रिडक्शन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इट मीन कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इट मीन्स कि हमारे पास रिडक्शन कहलाएगी। तो ये ना हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बुनियादी पहली जो तीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डेफिनेशन है। और फिर जो मैंने आपको एक बुनियादी बात बता दी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जब रिडक्शन हो रही होती है। ये आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर कौन सी चीज़ है वो रिड्यूस हो रही है और कौन सी चीज़ है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। सॉल्व कर लेंगे इसे? OH रिड्यूस हुए। विच कैसे रिड्यूस हुआ? हाइड्रोजन। सर जो क्रोमियम है ना वो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। क्रोमियम क्या? उसकी ऑक्सीडेशन हुई है ना। नहीं है। हुई है ऑक्सीडेशन सर, उसमें मैं ये कह रही हूँ। नहीं मतलब ये बताएं कि क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, पहले +3 थी बाद में +6 होगी ना। सही है। और रिडक्शन किसकी हो रही है?
रिडक्शन आयोडीन की सर पहले +5 थी और बाद में -1। सबको ये समझ आ चुकी है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई? चलिए मैं बताता हूँ आपने ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करने हैं। आपने देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। आपने हर एक एलिमेंट को देखना है, तरतीब से देखना है। लाइक हमारे पास क्रोमियम एक तरफ मौजूद है, दूसरी तरफ हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। बल्कि ये लिखा ही हुआ है कि एक आयोडीन भी मौजूद है, क्रोमियम भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। सबसे पहले हम लोग आयोडीन को देखते हैं। आयोडीन रिएक्टेंट में किस फॉर्म में मौजूद है? IO3 -1 की फॉर्म में मौजूद है, और प्रोडक्ट में ये I-1 की फॉर्म में मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी तो O3, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तीन ऑक्सीजन है तो तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -6। अब आयोडीन के ऊपर हम लोग कौन सा चार्ज पुट करें कि आपके पास ओवरऑल आंसर जो है वो -1 आए? तो हमें यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 पुट करनी पड़ेगी। जब आप लोग +5 पुट करते हैं तो +5 -6 आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे आपने देखा कि आयोडीन +1 से -1 के अंदर जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? सर डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब कि आयोडीन यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। बीटा में देखें हमारे पास है क्रोमियम। तो क्रोमियम में एक तरफ हमारे पास मौजूद है CrOH थ्राइस की फॉर्म में, और दूसरी तरफ हमारे पास ये मौजूद है CrO4 -2 की फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोक्सल जो होता है OH के ऊपर होता है -1 चार्ज। अगर हमारे पास 3 हाइड्रोक्सल हैं तो तीनों के ऊपर चार्ज होगा -3, और क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो +3 होगा। न्यूट्रल आपके पास एक कंपाउंड बनेगा। अब CrO4 -2 को देखें कि आपके पास है 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन मतलब एक के ऊपर अगर -2 है तो 4 के ऊपर -8 आ जाएगा। ओवरऑल आपने चार्ज -2 लेकर आना है, तो जो क्रोमियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा वो हमारे पास +6 आ जाएगा। तो क्रोमियम +3 से +6 में जा चुका है। तो क्रोमियम क्योंकि +3 से +6 में गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज। तो इसका मतलब कि क्रोमियम हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो चुका है। फिर आप लोग ऑक्सीजन को देख लें। ऑक्सीजन चाहे आप रिएक्टेंट साइड पे देखें चाहे प्रोडक्ट साइड पे देखें, दोनों साइड पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है। और हाइड्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है। तो इसका मतलब ना ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था कि कौन रिड्यूस हो रहा है तो वो आयोडीन है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका आंसर जो है वो हमारे पास क्रोमियम होगा। इज इट क्लियर? बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ लें, फिर आपको उसके बाद जो है वो इजीली इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? कहता है कि अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन, कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर एक एलिमेंट के ऊपर आपको कौन सा चार्ज देखने को मिलता है, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। कहता है कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स लाइक हमारे पास C6 है, H12 है, और हमारे पास है O6। एक ऑक्सीजन की हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट -12। एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो 12 हाइड्रोजन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +12।
तो +12 -12 यही आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये जो कार्बन होगा ना, इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होगी। तो जो बात मैंने ऊपर लिखी है कि इट में भी 0, तो इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके पास कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास है 0। फिर दूसरा उसने लिखा है कि NaCl के केस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। NaCl के अंदर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। इसी तरह से NaCl में कहता है कि क्लोरीन के ऊपर जो इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें देखने को मिल रही होती है। तो इस स्लाइड के अंदर आपको उसकी डेफिनेशन बताई गई है ऑक्सीडेशन स्टेट की, और ये बताया गया है कि ये आपके पास 0 भी हो सकती है, एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और एक नेगेटिव नंबर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई इशू है तो पूछें, अदरवाइज आगे चलते हैं। ओ सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है कि द कैटायन इज रिटन फर्स्ट इन अ फार्मूलाई फॉलोड बाय द एनाइन। अभी जब मैंने आप लोगों को ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ाया था तो तब भी मैंने आपको बताई थी बात कि आयनिक कंपाउंड में हमेशा हमारे पास पहले कैटायन लिखा जाता है और उसके बाद जो है वो हम लोग एनाइन को लिख रहे होते हैं। तो पहला रूल तो ऑलरेडी क्लियर्ड है हमारा, इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। आपके पास फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा 0 होती है। अब फ्री स्टेट से मुराद क्या होते हैं, फिर बच्चा बता सकते हैं? जो अपनी फॉर्म होती है एलिमेंट की। जो अपनी स्टेट होती है ना, मतलब जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब फ्री स्टेट से ना आप लोग दो चीज़ें मुराद ले सकते हैं। नंबर 1, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, आपको उसी तरह से एलिमेंट देखने को मिले। लाइक मैं अगर रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन लिख देता हूँ, मैं रिएक्शन के अंदर क्लोरीन लिख देता हूँ, मैं रिएक्शन के अंदर ब्रोमीन लिख देता हूँ, मैं रिएक्शन के अंदर मैंगानीज लिख देता हूँ, मतलब अकेला लिख रहा हूँ, इसका किसी भी चीज़ के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट आपको अकेला देखने को मिलेगा ना, इसका मतलब कि ये अपनी फ्री स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। इन तमाम के ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 होगी अनटिल अनलेस के वो आपको खुद से चार्ज ना दे दे कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है या मैंगानीज के ऊपर +4 चार्ज है। अगर आपको ये अकेला देखने को मिलेगा ना, लाइक आपको कहीं पे भी क्लोरीन आ गया, आपको कहीं पे भी Fe आ गया, आपको कहीं पे भी Cr आ गया, इनका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। एक बात ये हो गई कि पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स अगर आपको अकेले आपको उसने दे दिए और उसने खुद से इसके ऊपर कोई भी चार्ज आपको नहीं लगा के दिया हुआ, तो इसका मतलब कि वो आपके पास फ्री स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, फ्री स्टेट उसको बोला जाता है अगर दो एक जैसे एलिमेंट्स बॉन्ड बना के रह रहे हैं। लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना के रहे, मैं कहता हूँ कि H2 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। मैं कहता हूँ हमारे पास F2 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। मैं आपसे कहता हूँ Br2 है, यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। मतलब दो एक जैसे एलिमेंट मिल के हमारे पास एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाना शुरू करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहाँ पे 0 होगी। तो फ्री स्टेट मतलब दो चीज़ें, या वो अकेला एलिमेंट पड़ा हो या फिर वो एक जैसे एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना के रह रही हो, तो इसका मतलब कि वो उसकी फ्री स्टेट कहलाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। थर्ड रूल देखें। कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन दैट हैव सिंगल एटम विद चार्ज इज इक्वल टू देयर चार्ज। अब आपके पास साइंस दो तरह के हो सकते हैं। एक वो आयन जो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल हो। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास है जी Mg+2 है, हमारे पास Na+1 है, हमारे पास Al+3 है, हमारे पास Cl-1 है, हमारे पास O-2 है, हमारे पास N-3 है। मतलब ये वो आयन्स हैं
आयन कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज हो वो आयन होता है। अब कहते हैं अगर आपके पास एक ऐसा आयन है ना जो एक सिंगल एटम के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो अगर Na के ऊपर +1 चार्ज आपको दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी थी कि आपके पास प्रोडक्ट के अंदर आई के ऊपर -1 चार्ज जो था वो गिवन था। इसका मतलब ये एक आयोडाइड आयन है और इसके अंदर आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो यही -1 चार्ज है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। इज इट क्लियर? बच्चे यस क्लियर? सर। तो सिंपल ये बताया कि अगर आयन हो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल, तो जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब फोर्थ रूल है, कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एलिमेंट इज +1 +2 एंड +3 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और ग्रुप 3 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, उनको हाईलाइट कर लें। हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 के अंदर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और -1 भी शो कर रहा होता है। और जो मेटल ग्रुप 3 हाइड्राइड्स है को। ना, जी जी वो आगे जाके पढ़ते हैं अभी। मैं सिर्फ इस पॉइंट के अंदर जो एक्सेप्शन आ रही है ना उसको बता रहा हूँ। तो ग्रुप सर वन आज है। हमने करना कितना है ये रूल्स करने हैं बस। हाँ तो 7:30 तक इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। ओके सर। अब देखें कि ग्रुप 1 के अंदर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है, -1 भी होती है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ग्रुप 3 के अंदर बोरोन एक्ट करता है एज अ नॉन मेटल और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 होती है। +3 भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये -3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, हमें से कोई बता सकता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज फिक्स होती हैं, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। हेलोजेंस। नहीं, तमाम के तमाम हैलोजेंस नहीं। सर नहीं तो नहीं, जिस तरह एक फ्लोरीन जो है। हम्म, मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि टोटल ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है। सर टोटल का नहीं पता। तो बच्चे याद रखिएगा कि टोटल 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हर कंपाउंड में फिक्स होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। कोई ये बता सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है? हुए। नोबल गैस। नहीं, नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। नोबल गैसेस हुए। रिएक्ट करती हैं जी। जो ग्रुप 2 है ना, इसके तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। अब 14 एलिमेंट्स देख लें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स हाइड्रोजन को निकाल के, हाइड्रोजन के बाद हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है, और उसके बाद हमारे पास है फ्रांसियम। ये 6 ऐसे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमारे पास +1 होगी। +1 के अलावा आपको इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बैरियम है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास रेडॉन आ जाता है। रेडियम, रेडॉन तो नोबल गैस है। इन तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 होती है। थर्ड वन
थर्ड ग्रुप के अंदर एक ऐसा एल्यूमिनियम ऐसी एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा +3 देखने को मिलेगी। और जो 14th एलिमेंट है वो हमारे पास है फ्लोरीन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। -1 के अलावा आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वो 14 एलिमेंट्स है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमारे पास फिक्स होती है हर एक कंपाउंड के अंदर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं शो करते, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसी ना किसी हद तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही देते हैं। यहाँ से ये जो अभी मैंने आपसे पूछा था एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, तो वो +2 है। इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके सिर्फ पहले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। तो आपके पास आंसर ग्रुप 1 नहीं आ जाएगा। हाइड्रोजन पहला है तो वो वेरिएबल शो करता है जबकि बाकी तमाम के फिक्स है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके सिर्फ पहले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास फिक्स होती है, बाकियों की वेरिएबल होती है, तो वो हैलोजेंस हैं। इस तरह से कि ग्रुप 3 एक ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमारे पास फिक्स होती है, तो वो हमारे पास एल्यूमिनियम आ जाएगा। आपके पास ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जिसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स नहीं होती, उसमें ग्रुप 1 ए होगा, 2 ए होगा, 3 ए होगा और साथ में 4 ए होगा। तो हमें पता है कि 3 ए तक किसी ना किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, उसके बाद 4 ए में की तमाम के जो है वो वेरिएबल होती है। तो इस तरह से किसी भी किस्म के एमसीक्यूज बना के पूछा जा सकता है। खैर, 14 एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास फिक्स होती है। लेकिन हमारे बुक के अंदर ऐसा जैसे रूल था तो मैंने लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1 है 2 ए एंड 3 ए इज इक्वल टू +1 +2 एंड +3 रिस्पेक्टिवली। जो उसका ग्रुप नंबर होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। फिर कहते हैं कि जो बाकी ग्रुप्स हैं ना उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अदर ग्रुप्स मे बी इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर एंड वैकेंसी। ग्रुप नंबर से मुराद होता है वैलेंसी, मीन टू से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। और वैकेंसी का क्या मतलब होता है? वैकेंसी हम लोग बोलते हैं खाली जगह को। यहाँ पे वैकेंसी का मतलब ये तो ये होता है कि आपने आपके वहां से पॉइंट लिए ना, वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक है पार्ट 2 में। वहां से भी पार्ट 1 में तो दोनों को कलेक्टिवली जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र है उनको इकट्ठा किया हुआ है। हाँ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये वाली बातें नहीं है ना, ये वाली जो आप अभी बता। हाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट सेकंड ईयर पार्ट 1 कह रहा हूँ, सेकंड ईयर चैप्टर 1 में कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अदर ग्रुप्स मे बी इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर एंड वैकेंसी। ग्रुप नंबर का मैंने बताया था कि ये वैलेंसी के बराबर होता है, मीन से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। और वैकेंसी किस चीज़ को बोला जाता है? वैकेंसी का लफ्ज़ी मतलब खाली जगह। केमिस्ट्री के अंदर वैकेंसी से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। लाइक हमारे पास नाइट्रोजन है, ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकती है और -3 भी आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल सकती है। लाइक हमारे पास HNO3 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -6, हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसकी वैलेंसी के बराबर है। अगर आप लोग NH3 को देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक की +1, तो 3 की +3 और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी वैकेंसी के बराबर है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 3 इलेक्ट्रॉन की फर्दर ज़रूरत होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी जो है वो शो कर देता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी वैकेंसी के बराबर भी हमें देखने को मिल रही होती है। इज इट क्लियर? यस सर। कहते हैं कि जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोन इन इट्स कंपाउंड्स इज, +3।
बच्चे अभी आपको बताया था बोरॉन जो है ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल और मेटल्स में बुनियादी फर्क ये होता है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो याद रखिए ये एक्सेप्शन है, अभी मैंने पीछे डेल्टा। बताया भी था। जी, बोरॉन का जो जनरली चार्ज होता है वो -3 होता है। आल तो ये +3 भी शो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये -3 ही शो करती है बोरॉन, क्योंकि ये नॉन मेटल है। इज इट क्लियर? सर वो मेरे जहन में BO2 इस तरह था, तो उनमें तो ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव आ रहा था ना। वो अलग रूल है, मैंने यहाँ पे जनरली का वर्ड इस्तेमाल किया। बोरॉन शो करता है +3, लाइक ये BF3 में +3 शो कर रहा होता है। लेकिन मैंने वही बात की कि ज़्यादातर केसेस में जो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बीइंग अ नॉन मेटल -3 होती है। मैम का मैसेज तो नहीं आया ग्रुप में? मैसेज आया ग्रुप में? नहीं सर अभी नहीं आया। चलें ठीक है, ये लास्ट 5 रूल्स हम लोग इनको डिस्कस करेंगे फिर ख़त्म। टाटा बाय बाय। कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन इज जनरली +1। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के केस में ये हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो नेगेटिव शो करता है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि विद मेटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होती है, जबकि नॉन मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा हमारे पास +1 होगी। बच्चे कहाँ पे +1 होगी, कहाँ पे -1 होगी, अगर आप लोग ये रूल समझ लेते हैं ना, ये जो 7th है ये आप लोगों की हर किस्म की कंफ्यूजन को दूर कर देता है। कहता है कि अगर आपके पास दो चीजें बॉन्ड बना के रह रही हैं तो एलिमेंट विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव में होती है। अब एक आपके पास है सोडियम, एक आपके पास साथ है हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है और साथ में हमारे पास है क्लोरीन। अब आप लोगों को पता है कि क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, और हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज होती हैं। तो क्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो +1 चार्ज होगा। दूसरी तरफ हमारे पास एक सोडियम है और दूसरी तरफ है हमारे पास हाइड्रोजन। अब दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन ऊपर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आएगा। बाकी जो बुक के अंदर लिखा है वो तो है ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखने के लिए, लाइक हम लोग कहते हैं ना कि OF2 में अब एक आपके पास ऑक्सीजन है, एक तरफ आपके पास फ्लोरीन है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। तो इसका मतलब OF2 में से फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव। जब एक चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉजिटिव हमें देखने को मिलती है। तो अभी हमने ये भी देखा था कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। एक फ्लोरीन की -1 तो दो फ्लोरीन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रही होती है। तो ये सिंपल सा रूल होता है कि नेगेटिव किसकी होगी पॉजिटिव किसकी होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। खैर ये हमारे पास रूल क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन जनरली +1 होती है, अगर लेकिन इसका मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो -1 आएगी। फिर ये भी हमने देख लिया कि एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाइस वर्सा। फिर कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। बच्चे जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं ना उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। एक आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी पर ऑक्साइड्स की,
लाइक आप लोग बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ओवरऑल कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए दोनों ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। अगर दो ऑक्सीजन के -2 है तो एक ऑक्सीजन की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। तो याद रखिएगा कि पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। फिर मैंने नीचे लिखा है सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड, ये भी आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल गिवन है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में सेकंड ईयर में KO2 की एग्जांपल गिवन है। अब पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, +1 ही होगी। इसका मतलब कि आपके पास दोनों ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1, और अगर एक ही फाइंड आउट करनी होगी तो जो हाफ ऑक्सीडेशन, सुपर ऑक्साइड, हाँ हाफ सुपर ऑक्साइड होगा ना। ये पोटाशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास सुपर नहीं ऑक्साइड है। ऑक्सीजन, जी। तो सुपर ऑक्साइड, फिर नेक्स्ट हमने कहा कि OF2, ये भी हमने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और ऑक्सीजन की +2 आ जाएगी। फिर सब ऑक्साइड हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है, लेकिन आप लोग वैसे याद रखिएगा कि सब ऑक्साइड्स भी एक टर्म है जिसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3/2 हमें देखने को मिल रही होती है। फिर नेक्स्ट रूल है, कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 फॉर न्यूट्रल स्पीशीज। अगर NaCl है ये न्यूट्रल स्पीशी है तो इसका मतलब कहता है आप तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन को सम करें तो आपके पास आंसर जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर सोडियम के ऊपर +1 है तो क्लोरीन के ऊपर -1, तो आंसर ओवरऑल 0 आ जाएगा। अगर HCl है तो क्लोरीन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1, ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। फिर कहता है कि अगर एक ऐसा आपके पास साइन है जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो कहते हैं कि आप उनके चार्जेस को सम करें तो देयर चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी एग्जांपल हम लोग सल्फेट आयन ले लेते हैं, SO4 -2, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, चार ऑक्सीजन है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -8 आ जाएगी। इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो +6 -8 आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तभी आपके पास आंसर जो है वो -2 के बराबर आएगा। मतलब न्यूट्रल स्पीशीज हैं तो आंसर आपने 0 के बराबर लाना है। और अगर आपके पास एक ऐसा आइन है जो कि एक से ज़्यादा एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है तो फिर आपके पास तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो उस आइन के ऊपर मौजूद चार्ज के बराबर आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। चलें जी, ठीक है। ये बता दें कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। यस सर। तो चार ऑक्सीजन है, -8, K की +1 होती है, ओवरऑल आपको 0 लेकर आना है तो मैंगनीज की +7 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X इन Y2XO4 थ्राइस। ये आप लोगों को नहीं आएगा, मैं बाद में समझा दूंगा। चलें ठीक है, आप लोग बायो का लेक्चर लें, इंशाल्लाह कल को डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।